नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की। और सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में, क्योंकि इससे पहले हमने न्यूट्रिएंट्स की बातें की थी, आपको पता हो तो हमने, क्योंकि आपके क्या है कि मुख्य रूप से सॉइल फर्टिलिटी की बातें हैं, ठीक है। तो उसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिएंट्स से क्या क्या काम करते हैं, उनके फंक्शन, उनके रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि इन न्यूट्रिएंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म लगाते हैं जिसके द्वारा जो आपके न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी में है पहले, तो फिर हम जो है पानी देते हैं तो उनका सॉल्यूशन बन जाता है। अब उस सॉल्यूशन से प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हमने बेसिक बातें की थी कि सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, वो बातें करने के बाद में हमने न्यूट्रिएंट्स की बातें की, न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा और उसके बाद में एक एक न्यूट्रिएंट के सारे फंक्शन पढ़ लिए थे, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हुए हम आज बात करने वाले हैं, आज की क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि एक तो ये मैकेनिज्म ऐसी चीजें हैं कि यदि थोड़ा सा दिमाग में से निकल जाए तो ये समझ में नहीं आते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, यहाँ से इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो इसके हम जो है विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं और सारी चीजों को बिल्कुल आराम से हम समझने वाले हैं, कोई भी चीज आपके इधर उधर नहीं होगी, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आप पहले क्या क्या जानते हो वो हम थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। एक बार हम क्या क्या समझते हैं न्यूट्रिएंट अपटेक से, या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन से, या न्यूट्रिएंट के मूवमेंट से, हम क्या क्या समझते हैं, सारी चीजों को हम एक बार देख लेते हैं। आपको पता हो तो जब हमने पहली या दूसरी क्लास में स्टार्टिंग में जब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी की बात की थी, तब मैंने बताया था कि जो आपका पोषण है, पोषण एक शब्द होता है न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोषण। इसके बारे में मैंने कहा था और मैंने ये बताया था आपको कि मान लो ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है। ये क्या है, प्लांट है। तो ये दिखने में तो पूरा पेड़ लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको आप एक छोटा प्लांट मान के चलो। और ये जो प्लांट है इसमें यहाँ से न्यूट्रिएंट अपटेक होते हैं, यानी कि लिए जाते हैं, कुछ भी मान लो, जैसे कैल्शियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कैल्शियम यहाँ से लिया गया है। अब लेने के बाद में, यानी कि एक तो एब्जॉर्प्शन हो गया जिसको हम कहते हैं अवशोषण। अवशोषण हो गया, सबसे पहले जड़ों ने अवशोषित कर लिया न्यूट्रिएंट को, पहली प्रक्रिया। उसके बाद में ये जाइलम के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, जाइलम। जाइलम जानते हो ना, दो उत्तक होते हैं प्लांट्स में, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। फ्लोएम का काम क्या है, तो फ्लोएम जितना भी पत्तियों में खाना बनता है उस खाने को पूरे प्लांट तक पहुंचाता है, ठीक है। जाइलम का क्या काम क्या है, तो जल को, यानी कि आपके जो पानी होता है उसको, और जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, उनको ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। दोनों के काम समझ में आ गए। तो यहां से क्या होगा, जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ उसके बाद में जाइलम में ये पहुंच जाएंगे न्यूट्रिएंट्स और पानी, जाइलम के थ्रू ये जाएंगे पौधे में ऊपर। इस चीज को हम कहते हैं कि मूवमेंट हो गया। क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। मूवमेंट को एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्थानांतरण हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। तो इसको मैंने लिख दिया कि स्थानांतरण हो गया, ठीक है। स्थानांतरण के बाद में ऊपर जाएगा पत्तियों में, और पत्तियों में ये कुछ ना कुछ काम करेगा। मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम जो है, क्योंकि कोशिका भित्ति आपकी कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई होती है, तो एक एग्जाम्पल के रूप में आप ये मान के चलो कि ये कैल्शियम भित्ति के रूप में जाकर क्या हो गया, यहाँ पर काम में आ गया। कोई भी काम कर लिया इसने, कैल्शियम पेक्टेट बना लिया इसने। क्या बना लिया दोस्तों, कैल्शियम पेक्टेट के रूप में इसका जो है उपयोग हो गया। यानी कि यहां से लेकर, एब्जॉर्प्शन से लेकर जहां तक इसका उपयोग हुआ है या स्टोरेज हुआ है, कहीं भी जाकर ये भंडारित हो गया, इस पूरे प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। इस पूरे प्रक्रम को हम क्या बोल रहे हैं, पोषण बोल रहे हैं। अब इस पूरे प्रक्रम में जो स्टार्टिंग की ये चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन, इसके बाद में मूवमेंट, और वहां जाकर ये जो है एक जगह बैठ गया, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ और एक मूवमेंट कैसे हुआ। तो मूवमेंट के बारे में तो आपको फिजियोलॉजी में पढ़ने को मिलता है। हम जानते हैं कि जाइलम में क्या होता है, कुछ जो वेसिकल्स होती है, छोटी छोटी वाहिकाएं होती है, वो पानी को ऊपर पहुंचाती है और पानी के साथ में न्यूट्रिएंट भी चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि होता क्या है, यहाँ पर आपके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती रहती है और वो सूर्य की किरणें
पानी को क्या करती है, इवापोरेट कर देती है, वहां से पत्तियों से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, वो क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन के द्वारा निकाल देती है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है, अब यहां से पानी निकला तो उस पानी का स्थान भरने कोई दूसरा पानी आएगा, तो नीचे से पानी उसका स्थान भरते हुए ऊपर चला जाता है, और जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता रहता है न्यूट्रिएंट भी उसके साथ में ऊपर बढ़ते रहते हैं। यानी कि ये तो हमारा मसला नहीं है कि स्थानांतरण कैसे हुआ। ठीक है, तो हमारा मसला क्या है कि सर ये एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, ये जड़ों में जा कैसे रहा है, इस चीज को समझाओ। और यदि ये जड़ों के द्वारा जाइलम तक पहुंच गया तो उसके बाद में कोशिकाओं में कैसे जा रहा है, तो इस कोशिकाओं में जाने वाले मूवमेंट को और यहां से एब्जॉर्प्शन वाले मूवमेंट को, सबको हम सीखने वाले हैं, इन सबको हम देखने वाले हैं। यही हमारी मुख्य रूप से यही क्लास रहने वाली है। तो आपको बेसिक चीजें तो समझ में आ गई होगी कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये चीज समझने के बाद में हम आगे चलते हैं और आगे कुछ बातें आपको मैं बताता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक शब्द लेके चल रहा हूं कि हम एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, या इसी को हम कह देते हैं अपटेक। अपटेक यानी लेना, न्यूट्रिएंट को लेना। तो ये जो लेने वाली प्रोसेस है ना दोस्तों, चाहे एक कोशिका की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले एक छोटी सी कोशिका, क्योंकि मान लो ये आपने कभी जो है जड़ की संरचना पड़ी होगी, तो यहाँ पर एक ऐसे टोपी जैसी संरचना होती है जिसको हम ये कहते हैं कि ये तो मूलगोप है, जो मुख्य रूप से हार्ड होता है और मिट्टी में अंदर जाने के लिए क्या करता है, जड़ को प्रेरित करता है कि अंदर घुसती रह तू। ठीक है, फिर ये बीच में क्या आ जाता है, तो ये वर्दी वाला क्षेत्र आ जाता है। इसमें जड़ें क्या करती है, वर्दी करती रहती है, कोशिका विभाजन चलता रहता है। और बिल्कुल ये पीछे वाला जो एरिया होता है, ये आपका रोम वाला एरिया होता है। रोम का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं, और वो तंतु क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। आई बात समझ में? तो यहां से सारा काम हो रहा है, इसी चीज को हम समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है। ठीक है, ये बात आप बेसिकली ध्यान रखोगे। इसके बाद में आगे चलते हैं। दूसरी बात आपको समझ में आ गई कि पानी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जड़ के किस भाग में हो रहा है, जड़ के आपके जो मूल रोम है, जिनको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूल रोम कहते हैं, उन मूल रोमों के द्वारा पानी और आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मूल रोम, मान लो एक छोटा सा मूल रोम बना के मैं आपको बता रहा हूं कि इस मूल रोम में क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कोशिकाएं होती है। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट किसके अंदर जाता है, कोशिका के अंदर जाएगा, पानी भी कोशिका के अंदर जाएगा, उससे एक कोशिका से होता हुआ दूसरी कोशिका में जाता जाता ये जाइलम तक पहुंचता है। तो पहले कोशिका के कांटेक्ट में आया, इसलिए हम ये समझेंगे कि कोशिका में एंट्री कैसे होती है न्यूट्रिएंट्स की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं आपकी, ठीक है, ये जो कोशिकाएं हैं इनमें दो परतें हैं। एक तो कोशिका भित्ति की परत पाई जाती है, आपको पता है प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है, और दूसरी होती है झिल्ली। ठीक है, भित्ति का तो हमें फिर भी समझ में आता है कि ये तो क्या होती है, पारगम्य होती है, यानी कि ये तो ना तो पानी को रोकती है और ना न्यूट्रिएंट्स को रोकती है, सबको आने देती है कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन झिल्ली की क्या प्रॉब्लम है, झिल्ली कहती है कि पानी तो आ जाएगा लेकिन न्यूट्रिएंट्स को मैं नहीं आने दूंगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स के साथ में कुछ हानिकारक चीजें भी आ सकती है, वो मुझे नुकसान भी पहुंचा सकती है, कोशिका को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है, अर्धपारगम्य। ये बातें तो आपने पहले फिजियोलॉजी में सारी पढ़ ली होगी। ठीक है, फिजियोलॉजी के कंसेप्ट है कि कोशिका कैसी होती है, कोशिका की जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, अर्धपारगम्य होती है। ठीक है, यहां पर अर्धपारगम्य होने का मतलब ये है कि ये H2O यानी कि पानी को तो अलाउ करेगी अंदर आने के लिए, लेकिन मान लो कोई पोटेशियम का अणु है, मान लो कोई कैल्शियम का अणु है, कोई मैग्नीशियम का आयन है, अणु नहीं है आयन है। ठीक है, तो इन आयंस को ये अलाउ नहीं करती है। ठीक है, तो ये आयंस कैसे जाएंगे अंदर, तो इसी की हम चर्चा करने वाले हैं कि कोशिका में आयंस अंदर कैसे जाते हैं। जो आपके छोटे मोटे ये जितने भी हम आयन पढ़ते हैं, चाहे क्लोरीन माइनस वाले आयन हो, पॉजिटिव वाले जितने भी आयन हो, सभी की हम बात करने वाले हैं। तो इस चीज को मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि ये होता कैसे है। ठीक है, देखो दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है इस चीज में। कैसे होती है, दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, उनको मैं लिख रहा हूं। एक तो होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव, ठीक है, क्या कहते हैं, सक्रिय या एक्टिव, और दूसरा होता है पैसिव एब्जॉर्प्शन।
ठीक है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन दो प्रकार का हो गया। सर एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब है, अलग अलग कैसे है, तो इस चीज को भी समझ लो। यहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होने वाली है। जो एब्जॉर्प्शन करेगी ना कोशिका, उसमें उसको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और वो ऊर्जा किसके रूप में होगी, एटीपी के रूप में होगी। ठीक है, यहां पर पैसिव ये कह रहा है कि नो ऊर्जा रिक्वायर, यानी कि एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एनर्जी रिक्वायर, यहां पर एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना एनर्जी बिना एटीपी के ही काम हो जाएगा, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्टिव है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि एक्टिव में दो सिद्धांत काम करते हैं। एक्टिव को समझाने के लिए दो थ्योरीज दी गई है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि दो प्रकार से इनको समझाया गया है कि एक्टिव कैसे काम करती है। ठीक है, एक्टिव जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे काम करता है, इस चीज को दो प्रकार से समझाया गया है, और इन्हीं के आज हम बात करने वाले हैं, इन दो की। उस पैसिव की हम अगली क्लास में बात करेंगे। एक तो यहां पर है कैरियर हाइपोथेसिस, कैरियर कैरियर प्रोटीन थ्योरी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, प्रोटीन थ्योरी लिख दी है मैंने। ठीक है, यह सिद्धांत के रूप में काम करता है। और दूसरा एक और है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम पंप थ्योरी इसको कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, साइटोक्रोम पंप थ्योरी। ये दो सिद्धांत है जो कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन को समझाते हैं। किसको समझाते हैं दोस्तों, एक्टिव एब्जॉर्प्शन को। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पैसिव की हम बात करेंगे। पैसिव में सिंपल चीजें वही है, मास फ्लो हुआ, ऑस्मोसिस हुआ। ठीक है, ये चीजें हमारी पढ़ी हुई है पहले, या दोबारा इनको और देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अपने जो है कंसंट्रेशन के हिसाब से काम करती है। जैसे जहां पर सांद्रता ज्यादा है ना, नमक यहाँ पर ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक ही नमक क्या हो जाएगा, जहां पर कम है वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, सांद्रता में अंतर होने की वजह से। जैसे हम पानी में नमक घोलते हैं ना, तो नमक हम एक जगह ही डालते हैं, लेकिन पानी में पूरी तरह वो घुल जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी सांद्रता, उसका नेचर इसी प्रकार का है कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं वो ही यहाँ पे होता है। कुछ चीजें ऐसी है जो पैसिव एब्जॉर्प्शन में काम करती है, और वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तो यहाँ पर एक बात और लिख देता हूं, ये क्या करती है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है, शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाती है। लेकिन ये यहां पर क्या होगा, यहां पर हम ये कहते हैं कि ये निम्न सांद्रता से, ठीक है, क्या कहां जाएगी, निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाएगी। ठीक है, ये उल्टी चलती है, जहां पर कमी है वहां पर और कमी हो जाएगी, जहां पर अधिकता है वहां पर और अधिकता हो जाएगी। ये उल्टी चलती है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सांद्रता कहाँ है कहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एटीपी खर्च हो रहा है ना, तो एटीपी का मतलब हो गया फोर्स। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे मान लो कोई ढलान है, ठीक है, और इस ढलान पे हमने यहाँ से एक गाड़ी खड़ी कर दी और उसको गुड़ा दिया, क्या कर दिया, लुढ़का दिया। अब वो लुढ़कती हुई नीचे आ जाएगी, यहाँ पर किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी गाड़ी को वापस ऊपर लेके जाना हो तो हमें पेट्रोल डीजल डालना पड़ेगा। ठीक है, पेट्रोल डीजल की ऊर्जा का उपयोग करके हमें वापस ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो ये उल्टी लेके जाने में ऊर्जा की आवश्यकता है। तो यहाँ भी जब सांद्रता के विपरीत हम कोई काम करेंगे तब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर सारी चीजें आपके जो है, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हमें दो चीज समझनी है, और वो है कैरियर हाइपोथेसिस क्या है, या कैरियर प्रोटीन थ्योरी क्या है, दूसरा साइटोक्रोम पंप थ्योरी क्या है। दोनों चीजों को हम समझने वाले हैं। पहले कैरियर प्रोटीन की हम बात कर लेते हैं। देखो कैरियर प्रोटीन होती क्या है, इसको आप भी कैरियर प्रोटीन ही लिखना, चाहे हिंदी में लिख रहे हो फिर भी आप कैरियर प्रोटीन ही लिखना। कैरियर का मतलब होता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि साथ वाला, ठीक है, साथ में ले जाना, उस प्रकार से समझ सकते हो आप। तो कैरियर की हम बात करते हैं। कैरियर प्रोटीन समझो पहले तो ये क्या होती है। अभी मैंने आपको ये कहा था
क्या कहा था कि ये कोशिका जो होती है आपकी, ठीक है, ऐसे डिब्बे की तरह बना रहा हूं, एक्चुअल ऐसे होती नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके जो है कोई पादप कोशिका है, इसमें केंद्रक भी है, इसमें बहुत सारे कोशिकांग भी है, उनको हमसे इतना मतलब है नहीं, तो हमको भी उनसे इतना मतलब नहीं है। हमें क्या किससे मतलब है, हमें यहाँ से मतलब है कि यहाँ तो एक तो भित्ति है, भित्ति किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम करती नहीं है। दूसरी चीज है झिल्ली, झिल्ली प्रॉब्लम करती है, ठीक है। झिल्ली में क्या होता है, कुछ ऐसी प्रोटीन्स पाई जाती है जो कि पानी को या मान लो कोई और न्यूट्रिएंट है उनको आने से रोकती है। पानी तो फिर भी आसानी से आ जाता है, लेकिन अदर न्यूट्रिएंट्स क्या नहीं होते हो पाते हैं, उसको पार नहीं कर पाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है, कोशिका में एक प्रोटीन होती है, मान लो ये कोई प्रोटीन है। अब ये क्या करती है, ये यहाँ पर एटीपी में एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एटीपी है, एटीपी के कांटेक्ट में कौन आई, कैरियर प्रोटीन, सीपी लिख रहा हूं इसको, ठीक है, कैरियर प्रोटीन को सीपी लिख रहा हूं। ये जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो ये इस एटीपी को तोड़कर, जब ये टूटता है ना, तो ये एडीपी प्लस पीआई, पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यही होता है काम की चीज। इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ ये सीपी मिल जाती है, ठीक है, इसके साथ इसने क्या बना लिया, पीआई कॉम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है, प्रोटीन का और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, यानी कि दोनों का जोड़ा हो गया, एक जोड़ा बन गया, ठीक है। अब जोड़ा बन गया तो ये इस प्रकार का जोड़ा बना के कोशिका से बाहर आ जाती है, ठीक है। अंदर एटीपी का यूज कर लिया इसने, जोड़ा बनाकर ये कोशिका से कहां आ गया, सीपी जो है कोशिका से बाहर आ गया, किसके साथ में, पीआई के साथ में, यानी कि जो आपका इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है उसके साथ में। अब देखो फॉस्फेट का क्या नेचर होता है कि ये थोड़ा सा माइनस होता है, यानी कि इस पर ऋणावेश पाया जाता है, ठीक है। तो ये बाहर आएगा तो कुछ धनावेशित चीजों को आकर्षित करेगा, जैसे मान लो यहाँ पर है पोटेशियम, तो ये पोटेशियम को अपने साथ जोड़ लेता है, ठीक है, पोटेशियम को अपने साथ जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद में ये वापस अंदर जाएगा, वापस अंदर चला गया, किसको जोड़कर, पोटेशियम को जोड़कर, अंदर जाकर ये वापस से टूट जाएगा, ठीक है। क्यों टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है फास्फेटेज, फास्फेटेज एक एंजाइम पाया जाता है, उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, वापस टूट जाता है। सीपी प्रोटीन अलग हो गई, कैरियर प्रोटीन अलग हो गई, पीआई अलग हो गया और अपना पोटेशियम आयन अलग हो गया। तो हमारा काम तो हो गया ना, आयन बाहर से अंदर आ गया और इसमें एक एटीपी यूज हो गया, ठीक है, और कैरियर प्रोटीन का भी इस्तेमाल हो गया। तो यही स्टेप्स फॉलो होती है। सबसे पहले जो कैरियर प्रोटीन होती है वो एटीपी के साथ मिलकर पीआई अपने साथ जोड़कर कॉम्प्लेक्स बना लेती है, यानी कि जोड़ा, हम ये कह सकते हैं जोड़ा बना लिया। इसके बाद में ये जोड़ा कोशिका सेल से, जो आपकी सेल होती है उसकी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में ये आयन से जुड़ता है। आयन से क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ये जो आपका पी है ना दोस्तों, फॉस्फेट, ठीक है, जिसको हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोल रहे हैं, इसका ऋणावेश का नेचर होता है, यानी कि इस पर माइनस पाया जाता है। वो माइनस किसी भी बाहर के जो आपके आयन है, प्लस वाला आयन है, उससे जुड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस तो दोनों विपरीत है और विपरीत चीजें आकर्षित होती है, तो दोनों क्या हो गई, चिपक गए। चिपकने के बाद में अंदर गए, यहाँ पर एक एंजाइम था फॉस्फेटेज, वो एंजाइम क्या करता है, इन सबको तोड़ के वापस अलग कर देता है। कैरियर प्रोटीन अपने रास्ते, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो अपने रास्ते और पोटेशियम आयन अपने रास्ते चला जाता है, यानी कि कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियर प्रोटीन हाइपोथेसिस या कैरियर प्रोटीन थ्योरी हम कह सकते हैं। आई बात समझ में, क्या इजी थी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई, अभी कमेंट करके बता सकते हो कि कोई प्रॉब्लम हुई हो तो, ठीक है। आपको जो है 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो फिर ओके लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। उतनी देर में मैं पानी पी लेता हूं। चलो तो फिर बात करते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी कंसेप्ट है, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। चलो वेरी गुड, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की चीजें समझ में आ गई तो इसको एक बार थ्योरेटिकल भी हम क्लियर कर लेते हैं। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट मैकेनिज्म समझ रहे हैं ट्रांसपोर्ट का, ठीक है, कैसे प्लांट्स में
ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके बाद में हमने कहा कि जो कोशिकाओं में अवशोषण प्रक्रिया है उसके द्वारा खनिज कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन के द्वारा। उसके बाद में हम ये कहते हैं प्राइमरी एंट्री पॉइंट मुख्य रूप से जड़ होते हैं। ये बात मैंने समझाई सबसे पहले, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा भी जो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं किसी चीज का तब पत्तियों द्वारा रंध्रों से जो है एंट्री हो जाती है, बाकी अधिकतर चीजें जड़ों द्वारा ही जाती है। इसके बाद में हम ये कहते हैं मूवमेंट विद इन द प्लांट। प्लांट में जो मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है, ये बात मैंने बता दी। मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? तो वो ऑस्मोटिक मैकेनिज्म में होता है, लेकिन केमिकल्स की वजह से होता है, और केमिकल्स के रूप में जो कैरियर प्रोटीन है वो काम कर रही है, ठीक है, इस चीज को भी हम समझेंगे। आयन फॉर्म एब्जॉर्प्शन, आयन जो है हमेशा किस फॉर्म में? इस प्रकार की फॉर्म्स में ही, आयनिक फॉर्म्स में ही क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। ये बातें हमने पढ़ी हुई है, पहले ही कह दिया था कि आयंस जो होते हैं, आपके जितने भी आयंस हैं या जितने भी न्यूट्रिएंट है वो आयनिक फॉर्म में ही प्लांट द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, तो ये बात भी क्लियर है। इसके साथ में ये आयन चार्ज युक्त प्लाज्मा झिल्ली को पार करने में कठिनाई का सामना करते हैं, इसके लिए विशेष तंत्र आवश्यक होता है। तो जब प्लाज्मा झिल्ली को पार करने की बात हो तब ये कर नहीं पाते हैं, तो क्या है, फिर एक विशेष तंत्र की जरूरत पड़ती है, और साइट ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक है, उसमें रूट और लीव्स दोनों काम करती है, ये चीज आपको पता है। अब वो विशेष तंत्र है उसको समझ लेते हैं हम, ठीक है, जो विशेष तंत्र है उसकी हम बात कर लेते हैं। मेथड ऑफ आयन एब्जॉर्प्शन इन प्लांट, प्लांट में आयन को एब्जॉर्ब करने के जो मेथड है उसमें दो प्रकार है। पहला क्या है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें आपके जरूरत पड़ेगी किसकी? ऊर्जा की, ठीक है। दूसरी बात, ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है, उल्टा चलता है, ठीक है। इसके अलावा कैरियर प्रोटीन और पंप, अभी बात करेंगे कि दो प्रकार की है। ये देखो यहाँ पर, ये जो है एक तो कैरियर कंसेप्ट है जिसको हम कैरियर प्रोटीन के रूप में जानते हैं, और एक साइटोक्रोम पंप थ्योरी, साइटोक्रोम पंप थ्योरी, ये पंप के रूप में। तो ये दोनों चीजों को समझाने की ही बात कर रहा है, ज्यादा नहीं है। उदाहरण के लिए पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फेट आयन का एटीपी संचालित पंपों द्वारा अवशोषण किया जाता है। इस चीज को अभी हम समझेंगे कैसे किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, यानी कि दो प्रमुख तरीके हैं इसके। दूसरा है पैसिव। पैसिव की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बेसिक सा ध्यान रख लेना, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, डिफ्यूजन और आयन केमिकल वो चैनल्स के माध्यम से होता है, इसको भी समझेंगे बाद में। इसमें मुख्य रूप से जो ऋणावेशित कण है वो ज्यादा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वहां पर धनावेशित किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ मेथड है जो इसमें पैसिव में काम करते हैं, मास फ्लो, डिफ्यूजन, रूट इंटरसेप्शन, इन सब की हम बात करेंगे। कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है, कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी एंड कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, और ये जो डोनन इक्विलिब्रियम है इन सब की हम बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। पहले हम कैरियर कंसेप्ट को समझेंगे, जिसको थ्योरी ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। दोनों चीजों का ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ आयन ट्रांसपोर्ट की बात कर लो या फिर कैरियर कंसेप्ट की बात कर लो, कैरियर प्रोटीन थ्योरी बोल दो, कुछ भी बोलो, लेकिन उसमें कैरियर आना चाहिए, कैरियर चीज है, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर ध्यान देना है, छोटी सी चीज है इसमें ना, जो आपको चित्र बना के भी बता के आना है। कैसे बता के आना है अभी मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है कि जो है इस सिद्धांत के अनुसार कैरियर प्रोटीन आयनों का प्लाज्मा झिल्ली के पार ले जाने में मदद करती है, ठीक है। ये क्या कर रही है? मदद कर रही है प्लाज्मा झिल्ली के पार ले जाने में, ठीक है, अंदर ले जाने में। कैरियर प्रोटीन फंक्शन यानी कि काम क्या होता है? आयनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती है, ठीक है। एटीपी रिक्वायर, इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी का टूटना, तो एटीपी टूट के किस में चेंज हो रहा है? एडीपी प्लस पीआई, पीआई का मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है यहाँ पर, ठीक है, बनता है जिससे ऊर्जा निकलती है, ठीक है। आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म, कुछ वाहक प्रोटीन एक आयन को दूसरे आयन के बदले स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान लो कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो खुद का एक आयन लेकर जाते हैं पहले, ठीक है। जब कोशिका से बाहर जाएंगे ना, मान लो ये आपके सीपी है, सीपी का मतलब कैरियर प्रोटीन है, तो ये साथ में क्या ले जाती है? H+ ले जाती है। ये बाहर जाएगी ना, तो इस H+ को तो क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी, और इसकी जगह दूसरा जो कोई आयन है, पोटेशियम आयन है, वो लेकर आ जाएगी। इस प्रकार से भी होता है। या फिर वो जो फॉस्फेटेज आयन है, फॉस्फेट आयन है, वो क्या करता है? खुद ऋणावेशित होता है, तो धनावेशित को वैसे चिपका के ले आ जाता है, कैसे भी लाए, लेकिन कैरियर प्रोटीन उसमें काम करती है। यहाँ पर है रोल ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम में आपको याद होगा एक एंजाइम काम कर रहा था जो बाद में तोड़ने का काम कर रहा था, किसको? एटीपी को
और जो बाहर का आयन कॉम्प्लेक्स है उसको तोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, तो इसमें जो है फोस्फेटेज एंजाइम काम करता है। ये फोस्फेट समूह को हटाकर आयनों को मुक्त करने में मदद करता है, यानी कि कोशिका के अंदर जब आयन पहुंच गया उसके बाद में कैरियर प्रोटीन से उसको अलग करने का काम किसका होता है? फोस्फेटेज का होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्रक्रिया आपको पूरी ऐसे के ऐसे लिख के आनी है। ये सिंपल प्रक्रिया है, इसको आप कुछ स्टेप्स में भी समझा सकते हो। स्टेप्स में कैसे? जैसे सबसे पहले आप ऐसे लिख के आ सकते हो कि सबसे पहले प्रक्रिया क्या हो रही है। तो पहले तो जो है आपके कैरियर प्रोटीन, ठीक है, कैरियर प्रोटीन और जो ये एटीपी है, एटीपी है, ये टूटकर, एटीपी टूटकर क्या बनाता है? कैरियर और पीआई कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक तरह का जोड़ा। ठीक है, अब ये जोड़ा क्या करता है? तो ये कोशिका से बाहर आ जाएगा। ये जोड़ा क्या हुआ? कोशिका से बाहर आ गया और मान लो यहाँ पर पोटेशियम था, पोटेशियम को इन्होंने अपने अंदर ले लिया, जोड़ लिया, यानी कि पोटेशियम भी जुड़ गया। तो Cp भी है इसमें, Pi भी है इसमें और पोटेशियम आयन भी है इसमें। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स आपके वापस से कहाँ चला गया? कोशिका के अंदर चला गया और इस पर आ गया फोस्फेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फोस्फेटेज एंजाइम आ गया और ये इसको तोड़ देता है वापस। कोशिका के अंदर क्या करेगा? सबको अलग कर देगा। सीपी प्रोटीन अलग हो जाएगी, पीआई अलग हो जाएगा और अपना जो आयन है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और इस प्रकार से ये तीन प्रक्रियाएं हैं जिनके अंदर ये मामला कंप्लीट हो जाता है। 3 स्टेप में आप इस प्रकार से समझा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका जो डायग्राम है वो मैं पीडीएफ में ऐड करवा दूंगा। ठीक है, क्या करेंगे? पीडीएफ में मैं ऐड करवा दूंगा, फिर आप जो है उसको वहां से जो आपके अपलोड होगी ना पीडीएफ, उसमें आपको डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो भी मैं ऐड करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर आपके और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में दूसरी थ्योरी है अपनी साइटोक्रोम पंप थ्योरी। इसमें और उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, उस चीज को समझ लेते हैं। देखो, जो साइटोक्रोम है ना वो भी एक प्रोटीन होती है। पहली बात तो इसको समझो, साइटोक्रोम क्या है? ये एक प्रोटीन है, इस बात को ध्यान रखो। जिस प्रकार वहां पर हम ये कह रहे थे ना कैरियर प्रोटीन, वहां पर एक अकेली प्रोटीन है साइटोक्रोम प्रोटीन। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक चीज होती है, आपको पता हो तो, प्लांट्स में रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। रेस्पायरेशन को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। श्वसन की प्रक्रिया होती है और श्वसन में आपको पता हो तो ग्लूकोज टूटता है। क्या टूटता है दोस्तों? ग्लूकोज टूटता है और वो ग्लूकोज टूटकर एनर्जी देता है। ठीक है, लेकिन बीच में बहुत सारी एक लंबी प्रक्रियाएं चलती है। ग्लाइकोलाइसिस होता है, क्रेब्स चक्कर होता है, उसके बाद में हम ये कहते हैं ईटीसी चक्कर चलता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर साइकिल बोलते हैं। ठीक है, वो या चेन बोलते हैं, वो चक्कर चलता है और उसके द्वारा जो है एक लंबी प्रक्रिया द्वारा कई प्रकार के एटीपी, लगभग 36 या 38 एटीपी एक ग्लूकोज के अणु से बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, ये चीजें भी हम जानते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है? जो आपके ईटीसी है, ईटीसी जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन बोल रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो एक तरह का पोटेंशियल विकसित करते हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है, ऐसे समझ लो कि एक तरह का जो है कमी महसूस करवाते हैं कि कोशिका में इस चीज की कमी है, ऐसा जो है वो क्रिएट करते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन्हीं के द्वारा जो है कमी होती है और कमी को पूरा करने के लिए बाहर से जो है आपके ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब कैसे आते हैं उस प्रक्रिया को हम समझते हैं। दी किसके द्वारा गई है? तो ये जो वैज्ञानिक है, इसको आप जो है जो पढ़ना चाहो वो पढ़ लेना। मेरे तो ये जो है जबान से निकलता ही नहीं है, आप अपने हिसाब से देख लेना। ये 1954 के वैज्ञानिक है। मैंने इसको 2-3 बार बोलने का भी प्रयास किया लेकिन मुझे जो है निकलता ही नहीं है सही ढंग से। तो आप जो है इसको एक बार देख लेना। इसको इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इस वैज्ञानिक के नाम से भी इसको हम जो है इस थ्योरी को जानते हैं, जिसमें ऑक्सीडेज पंप थ्योरी, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं हो रही है, इसलिए इसको हम जो है ऑक्सीडेज पंप थ्योरी भी बोलते हैं। पंप का मतलब होता है फोर्स करना, ठीक है, पंप का सीधा मतलब क्या है? फोर्स करना, यानी दबाव डालना। तो ये एक तरह की दबाव डालने वाली प्रक्रिया है। इसमें जो साइटोक्रोम होती है ना, इस साइटोक्रोम की क्या भूमिका है?
ठीक है। तो ऐसे प्रोटीन होते हैं जो श्वसन के दौरान इलेक्ट्रॉन का परिवहन करते हैं। किसके दौरान? श्वसन। श्वसन बताया अभी, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। स्वाभाविक सी बात है, ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसमें एटीपी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये भी तो क्या है? एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की ही तो प्रक्रिया है, तो इसमें भी एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी का उपयोग आयनों के अगेंस्ट है, ठीक है, यानी कि आपके कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम होता है इसमें, ठीक है, उल्टा हो रहा था। इसमें क्या होता है, जो है आपके कंसंट्रेशन, जहां कम कंसंट्रेशन होती है ना, वहां पर से लेकर ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर न्यूट्रिएंट जाते हैं, जैसा कि पहले हो रहा था ना, वैसा ही यहाँ होता है। तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट काम होता है, उल्टा काम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की भागीदारी भी होती है, ये बताया ना मैंने, ये आपके श्वसन का ही एक प्रक्रम होता है, जिसमें सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके बाद में हम ये कहते हैं क्रेब्स चक्कर होता है, और क्रेब्स चक्कर के बाद में चलता है ईटीसी, जो कि आपके ये होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ठीक है, या झिल्ली, उसके अंदर चलती है ये प्रक्रिया, ठीक है। तो वहां की बात ही हो रही है ईटीसी। आयन माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में इलेक्ट्रॉन प्रवाह के साथ चलते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आयन भी आगे बढ़ते हैं। H+ आयन एक्सचेंज, और लास्ट में होता क्या है, तो यह पंप H+ प्रोटॉन को अन्य आयनों पोटेशियम या जो सोडियम आयन के साथ अदला बदली कर लेते हैं। होता क्या है, मान लो ये प्रक्रिया है, सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको यहां पर बताता हूं मैं आपको। ये आपकी कोशिका है, ठीक है, और कोशिका में क्या हो रहा है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपकी जो है आंतरिक झिल्ली होती है, क्रिस्टल मैट्रिक्स और वो सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो झिल्ली है ना, इस झिल्ली में ईटीसी चक्कर चल रहा है, और ईटीसी के कारण H+ पैदा होते हैं, जिनको हम सिंपल भाषा में प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है, इनको हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। ये जो H+ है, ये क्या करते हैं, बाहर से, ठीक है, ये H+ या तो इस झिल्ली के बाहर से या इस झिल्ली के बाहर से, दोनों, क्योंकि इसके चारों ओर भी झिल्ली होती है और यहाँ भी झिल्ली होती है। तो ये जो H+ होते हैं, ये खुद बाहर निकल जाते हैं, ये क्या होते हैं, खुद बाहर निकल जाते हैं, और इनकी जगह बाहर से कोई दूसरे आयन, जैसे कि पोटेशियम आयन हो गया, ठीक है, कैल्शियम आयन हो गया, इस प्रकार के जो आयन है वो अंदर ले लिए जाते हैं। वो क्या होते हैं दोस्तों, अंदर ले लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये पोटेशियम, सोडियम आयन हुआ, कोई सा भी प्लस का आयन हो सकता है, वो क्या हो जाते हैं, अंदर ले लिए जाते हैं। ये वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये वाली प्रक्रिया होती है, और ये किसके द्वारा की जा रही है, साइटोक्रोम नामक प्रोटीन से, ठीक है, साइटोक्रोम नामक प्रोटीन ये काम करती है, इसलिए इसको हम साइटोक्रोम पंप थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। पंप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि H+ के द्वारा जो है एक तरह से पंप किया जा रहा है कि तुम चलो यार, ठीक है, तुम्हारी कमी है, मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूं, तुम आगे बढ़ो, यानी कि तुम कोशिका के अंदर जाओ, मैं तुम्हारी जगह बाहर आ जाता हूं। इस प्रकार का जो है फोर्स लगता है, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम पंप थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल थ्योरी है, बिल्कुल इजी है, जैसे वहां पर कैरियर प्रोटीन काम कर रही थी, वैसे यहाँ पर साइटोक्रोम काम करता है, बस फर्क इतना ही है। इसकी कुछ कमियां भी है, जैसे ये हर परिस्थिति में लागू नहीं होती है, ठीक है, प्रत्येक जो आयन होता है उसके लिए लागू नहीं होती है, कुछ आयनों के लिए ही लागू होती है, इसलिए इसको जो है इतनी सफल नहीं माना गया है, लेकिन ये होती जरूर है। ये सबसे पहले बताई गई थी, इसके बाद में कैरियर प्रोटीन थ्योरी आई, वो ज्यादा सुटेबल थी इसके बजाय, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो कैरियर प्रोटीन थ्योरी है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बजाय, लेकिन एक बार इसको भी आप जरूर ध्यान रखोगे, सारी चीजें आपको उस हिसाब से ध्यान रखनी है। तो क्या ये दोनों कंसेप्ट आपके समझ में आ गए, क्रोमोसोम, पंप थ्योरी एंड कैरियर प्रोटीन, कैरियर कंसेप्ट, ठीक है, दोनों चीजें आपके मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो ही बेसिक चीजें हैं जो हमने यहाँ पर देखी है, इन दोनों की जो स्टेप्स हैं या इन दोनों के जो डायग्राम है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इसी पीडीएफ के साथ, ठीक है। किसके साथ में दोस्तों, इसी पीडीएफ के साथ में, जब हम अपलोड करेंगे ना तो इसमें ऐड कर देंगे दोनों चीजों को, ठीक है, दोनों को समझाने वाला जो कंसेप्ट है, दोनों का जो चित्र है वो हम ऐड कर देंगे, वो चीजें आपके वहां पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो इसको आप जो है चित्र बनाकर अच्छे से समझा के आओगे तो सारी चीजें आपको
बिल्कुल इजी वे में लगेगी और इजी वे में आप इनको लिख के आ सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को बता सकते हो, नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर। जो जितने भी नेक्स्ट मेथड आ रहे हैं बिल्कुल इजी मेथड है, पहली बात तो। और दूसरी बात, इनमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है हमें। बस हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन का ध्यान रखना है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक है। इस चीज का आप यहाँ पर ध्यान रखोगे। तो ये चीजें हैं, इनकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।